आज वापस आ गए हैं इस टॉकिंग अबाउट सीरीज के नए वीडियो में। और ये पर्सनली जो मूवी है या फिर ये जो वीडियो है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मतलब ये वन ऑफ दोज मूवीज है जो जब भी देखूं तब मजा आता है और तभी उतनी शॉकिंग वैल्यू मिलती है। और आइकॉनिक डायलॉग्स है। मतलब फिल्म उतनी बात नहीं होती है, मैं सही बोलूं अपने पर्सपेक्टिव से तो मैं चाहता था कि इस पे एक वीडियो बनाओ बनाओ, टाइम मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आज फाइनली जो मकर संक्रांति के एक दिन पहले जो एक फाइनल पुश देना पड़ता है ना, हॉलीडे पहले के एक दिन पहले एक फाइल देनी पड़ती है, तो उस फाइल के रूप में आज हम ये वीडियो कर रहे हैं और इसकी बात करेंगे आज। ओवरऑल मेरा पहला एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ, कहाँ देखी थी, 2013 में कब आई थी। वैसे मुझे ये वीडियो 8 फरवरी को करना था क्योंकि तब इस फिल्म को 16 या फिर 13 साल हो जाते। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी कर देते हैं क्योंकि ये डिजर्व करती है जल्दी वीडियो आना। आज हम बात करेंगे स्पेशल 26 मूवी की। तो शुरू करते हैं, दिल से बात करेंगे क्योंकि असली पावर जो होती है वो दिल में होती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हाइस्ट मूवीज जो आप कह सकते हैं टिल डेट इन इंडिया, इफ एवर मेड में अगर कहूँ तो होगी। और एक्चुअली आप देखें तो उस टाइम पे हाइस्ट मूवीज उतनी नहीं बनती थी तो फराह खान ने इसके एक साल बाद हैप्पी न्यू ईयर बनाई थी, विच वॉज अ कॉमेडी हाइस्ट मूवी। तीसमार खान वॉज स्पूफ, पैरोडी, हाइस्ट, कॉमेडी, सब कुछ था। ये सब अराउंड की बात है, लेकिन रियल इवेंट्स पे बेस्ड होके एकदम स्टेलर कास्ट लेके अगर बनाना, नीरज पांडे ने उस टाइम पे जो पुल ऑफ किया था, इट वाज रियली गुड। तो एक बार पहले स्टोरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके कास्ट में, मेन कास्ट लीडिंग रोल्स की अगर हम बात करें तो कास्ट में है अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, जिमी शेरगिल, काजल अग्रवाल, राजेश शर्मा, किशोर कदम। ये लोग एक तरीके से देखें तो मेन कास्ट में है और दिव्या दत्ता भी है कहीं ना कहीं मेन कास्ट में। फिर सपोर्टिंग रोल्स में अगर आप देखें तो टीकू तलसानिया है, जर्नैल सिंह है, फिर गुरपाल सिंह है, फिर खरज मुखर्जी है एक रोल में, पारितोष सांद है। तो ये सारे लोग हैं इनके दूसरे कास्ट में। तो ये इनकी एक मेन कास्ट बनती है और डायरेक्टर है इनके नीरज पांडे। और सबसे बढ़िया बात, पहले तो मैं आपको मेरी मेमोरीज इस फिल्म के साथ बताता हूँ स्पेशल 26 की, के ये फिल्म आई थी 8 फरवरी 2013 को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये हमने देखी थी तीसरे दिन पे, या फिर फर्स्ट डे तो नहीं देख पाए थे लेकिन तीसरे दिन संडे को ये फिल्म देखी थी। और इस फिल्म का एक्सपीरियंस ऐसा था कि उस टाइम पे हमारे लिए जो सबसे बड़ा थिएटर हुआ करता था, अभी जैसे सिनेपोलिस है, उस टाइम पे सिटी गोल्ड करके एक थिएटर हुआ करता था, अभी भी है, वो एग्जिस्ट करता है आश्रम रोड के साइड पे। और तभी मैं मतलब कितने साल का होऊंगा, मतलब 6-7 साल का होऊंगा। 2005 है तो आप समझ सकते हो 2013 की फिल्म है। और ये उस टाइम पे ना इस फिल्म के लिए मतलब तभी वो स्टोरी समझना और फिल्म देखने जा रहे हैं, बस वही बड़ी बात होती थी मेरे लिए तो। लेकिन तभी मजे की बात क्या हुई कि उसके बाद जितनी रिकॉल वैल्यू इस फिल्म को मेरे रिलेटेड बनी, उस टाइम पे तो बहुत मजा आया था। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक यार, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये उस टाइम पे ना ऐसे सेटअप पे बनी थी कि कुछ नया देखने को मिला था मेरे नजरिए से तो। और नीरज पांडे की बढ़िया बात उस टाइम पे और अभी भी कहीं ना कहीं जो तस्करी आएगी उनकी कल, तो अभी बढ़िया बात क्या होती है कि वो हाइस्ट मूवीज, थ्रिलर मूवीज, कहीं ना कहीं ड्रामेटिकल थ्रिलर मूवीज बहुत बढ़िया बनाते हैं। जो हमने स्पेशल ओप्स में, बेबी में, या फिर एक बायोग्राफी जो उन्होंने बायोपिक जो बनाई है MS धोनी पे, उसके नज़रिए से ड्रामा पर्सपेक्टिव से और थ्रिलर पर्सपेक्टिव से देखा ही है। लेकिन स्पेशल 26 की सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगती है कि अगर मेरे को नीरज पांडे की फिल्मोग्राफी को रैंक करना हो, जहाँ पे मैं अय्यारी और नाम शबाना की बात नहीं करूंगा, आई थिंक नाम शबाना तो उन्होंने डायरेक्ट भी नहीं किया था, तो मेरे लिए नंबर 1 पे आती है स्पेशल 26। नंबर 2 पे आती है बेबी, सॉरी, नंबर 2 पे आती है वेनसडे।
नंबर 3 पे आती है MS धोनी, नंबर 4 पे आती है बेबी। तो ये 4 जो फ़िल्म्स है ना, आई होप मैंने कोई मिस नहीं किया। नंबर 5 पे जो मेरी 5 फेवरेट नीरज पांडे फ़िल्म्स है, 5th फ़िल्म है औरों में कहा दम था। तो ये जो 5 फ़िल्में हैं ना, उसमें नीरज पांडे के करियर की बेस्ट मूवी अगर कोई हो मेरे नज़रिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्पेशल 26 है। इसकी स्टोरी आई थिंक सेट है 60s 70s 80s के बीच में, जहाँ पे एक फेक सीबीआई के रूप में कुछ 4 लोग जो हैं फेक सीबीआई बन के रेड मारते हैं पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े नामों के घर पे, जिससे उनके वहाँ पे जो भी ब्लैक मनी है, जितना भी पैसा है, वो लोग वो लूट के आपस में अपने हिसाब से बांट के उनकी जो आइडेंटिटी है उसको उधर ही शेल्व करके जहाँ पे अपने वो ओरिजिनली रहते हैं उधर वो चले जाते हैं। उसके सामने एक दिन उनके जो मेन ऑफिसर है सीबीआई के या फिर पुलिस के, जिमी शेरगिल, उनको फंसाया जाता है जब वो एक नेता के घर पे चोरी करने या फिर रेड करने जाते हैं। तब उनको पर्सनली बहुत हर्ट होता है और उनकी मुलाकात सबसे पहले तो किसी और से होती है, उसके बाद मुलाकात होती है मनोज बाजपेयी से, जो आई थिंक सीबीआई के मेन ऑफिसर है। सीबीआई, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, सीबीआई ऑफिसर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वसीम खान नाम है उनका। और वो एकदम मतलब कहते हैं ना कि जब तक वो केस सॉल्व नहीं होता तो एकदम घुस जाते हैं उस काम में, या फिर उस काम को खत्म किए बिना, उसकी जड़ तक पहुंचे बिना उस काम को, उस रेड को पर्टिकुलरली वहां पे वो रुकते नहीं। और तो उनके पास ये केस आता है, जिमी शेरगिल उनकी मदद करते हैं इनको ढूंढने में। तब तक उनकी दूसरी चोरी होती है, लेकिन तीसरी जो चोरी होती है उसमें उनका मेन प्लान ये होता है कि हमें 26 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है, फेक सीबीआई इंटरव्यू के लिए। उसमें हम प्लान करेंगे सबसे बड़ी हाइस्ट, आई थिंक मंगलदास भुवनजी ज्वेलर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो टिकू तलसानिया उनके ओनर है, उनके वहां पे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये आता है कि जो 26 लोग उन्होंने लिए होते हैं, उसमें से 2 लोग वसीम खान के आदमी होते हैं। एक दिन अनुपम खेर को वो रेड के एक दिन पहले उनको मिलते हैं और उस दिन उनसे कहते हैं कि आपको हमारा मानना करना पड़ेगा या फिर मैं आपका एनकाउंटर कर दूंगा। तो फिर क्या वो फाइनल रेड सफल होती है कि नहीं, है जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए है, तो वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो इसका रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट। मेरा सबसे फेवरेट गाना मैं आपको बता दूं इस फिल्म का, वो है धरपकड़, जो बप्पी लहरी ने गाया है। मतलब जब उस टाइम पे जो 9XM का पीक डेज हुआ करता था ना, तब ये सुबह इसका इस गाने का मेरे को अभी भी याद है, इसका एक टाइम फिक्स हुआ करता था 9 से 10 के बीच में, मोस्टली 9:15 9:30 को आएगा। 10 से 11 के बीच में अगर इच्छा हुई तो वापस रिपीट पे डालेंगे, लेकिन 11 से 12 के बीच में एक बार तो आएगा ही किसी ना किसी चैनल पे। लेकिन 9XM पे तो ये आता ही था, और उस टाइम पे ना इसके प्रमोशनल मटेरियल्स ज्यादा हुआ करते थे, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गाने को उसमें इन्होंने ब्लेंड किया था। और मुझे सबसे बढ़िया इस फिल्म की बात लगती है कि इसमें इन्होंने जो हाइस्ट का कॉन्सेप्ट उस टाइम पे, क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, उस टाइम पे भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था। अभी गुजरात में बीच में ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी न्यूज सुनने को मिली थी। उसके पहले कई बीच में ऐसा स्पेशल 26 जैसा ये लोग करके फेक सीबीआई बन के ये लोग गए थे। तो इसमें गलत इंस्पिरेशन ले रहे हैं लोग। लेकिन सबसे बढ़िया बात इस फिल्म की क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्क्रीन प्ले और इसके डायलॉग। सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन प्ले की बात बताता हूँ। फिल्म की शुरुआत ही एक कॉल के साथ होती है कि हमें एक जगह पे रेड मारनी है और कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। तो फिर हमें पता चलता है कि अक्षय कुमार एंड गैंग जाते हैं एक नेता के घर में, वहाँ पे रेड मारते हैं। तो स्क्रीन प्ले की मजा यहाँ पे मेरे को बहुत बढ़िया क्या लगती है पता है, कि जब भी मैं फिल्म वापस देखता हूँ तो आपके स्माइल आ जाते हैं, क्योंकि आपने इसकी रिपीट वैल्यू ऑलरेडी कर रखी है। अचानक से सब हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग रेड मार रहे हैं, ये क्या हो गया। और फिर अचानक से अनुपम खेर जिमी शेरगिल को बोल रहे हैं कि असली पावर याद रखना, असली पावर दिल में होती है। तो ये एक पूरा जो कॉन्सेप्ट था ना, कि पहले आपको लगता है कि अरे बाप रे इतना क्या सब कुछ सीरियस हो गया कि ये लोग सीबीआई बन के रेड मार रहे, और सीबीआई वाले इधर ही क्यों रेड मारने आए। फिर बाद में जब रेड कंडक्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तब बाद में आपको जब अक्षय कुमार और अनुपम खेर आसपास एक गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, तो पहले तो कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से, पहले सिर्फ ऐसे बैठे होते हैं। फिर अचानक से अक्षय कुमार कहते हैं
असली पावर दिल में होती है। और वो भी पहले ऐसे देख रहे थे उनके। तो ये उसमें उसमें भी सामने अनुपम खेर का, अरे मैं क्या करता यार, मेरी तो फट गई थी, मेरी तो पहली रेड थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो फिर आपको पता चलता है अच्छा ये लोग नकली सीबीआई वाले हैं जो असली सीबीआई का ढोंग करके इन सबको लूट रहे हैं। और एक तरीके से देखे तो दे आर लूटिंग द लूटर्स ओनली, ये वाला कॉन्सेप्ट भी है कहीं ना कहीं। और रॉबर्स है लास्ट में। तो अक्षय कुमार की भी एक बैक स्टोरी है कि उनको सीबीआई ज्वाइन करना था लेकिन लास्ट में रह गए, तो उसका रिवेंज या फिर उसका वो आर्क लेके वो लोग उसमें जा रहे हैं। और इसके स्क्रीन प्ले की मजा, इसके जितने भी हाइस्ट वाले सीक्वेंसेस है, एक अनुपम खेर मनोज बाजपेयी वाला जो और होटल सीक्वेंस है, उसके बाद जो बंगाल साइड जाते हैं जहाँ पे खरज मुखर्जी उनको मिलते हैं कि कमरा नंबर 124 ऐसा करके जो अक्षय कुमार बोलते हैं, फिर जो इंटरव्यू वाला पूरा सीक्वेंस है। तो ये पूरी फिल्म ना स्क्रीन प्ले ओरिएंटेड वाइज परफेक्ट हाइस्ट मूवी बनी थी उस टाइम पे। उसके सामने मैं डायलॉग्स की कुछ बात करूंगा, असली पावर दिल में होती है। उसके बाद कहते हैं कि हम सीबीआई से हैं, असली वाले जो 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 मनोज बाजपेयी के बोलने का स्टाइल है, उनका ही दूसरा डायलॉग कि आपको सच बताना पड़ेगा वरना फिर हम आपके साथ ऐसा करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे, ऐसी जगह पे करेंगे कि आप बोलने लायक नहीं बचेंगे। तो उनका एक फ्लेवर है इस फिल्म में। उसके बाद अक्षय कुमार जब तमिल में बात करते हैं या फिर गुजराती में बात करते हैं, उस टाइम पे कोई बॉलीवुड का, मेरे लिए तो मैं तो सब छोटा था ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, अरे ये गुजराती बोल रहे हैं। तो फिर वो घर आके उनकी स्टाइल में बात कर रहे कि वो गुजराती में बोल रहे थे ऐसा करके। तो ये कुछ डायलॉग्स इसके, मतलब डायलॉग्स इस फिल्म की सोल है, मैं ऐसा कहूंगा। उसके बाद जब वो सीन तो मेरा पर्टिकुलरली फेवरेट है जो मैंने बंगाल वाली सीक्वेंस की बात करी, कि जहाँ पे अक्षय कुमार को पता चलता है कि ये इनकम टैक्स वाले हैं, या फिर जब सीबीआई, खरज मुखर्जी जो है वो सीबीआई ऑफिसर है तो इनकम टैक्स वाले बनते हैं। उधर बोलते हैं कि रिटायरमेंट की उम्र हो गई है आपकी, आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए। तो खरज मुखर्जी बोलते हैं कभी कभी हो जाता है। उसके बाद जब सामने वाले घर के वहां पे जाते हैं वो रेड मारने, फिर पता चलता है कि अरे इधर सब तो सीबीआई वाला है तो कैसे जब्त करेंगे। तो अक्षय कुमार अचानक से बोलते हैं खरज मुखर्जी से, दादा एक हेल्प चाहिए। उसके बाद वो पूरा एक केओस। उसके भी पहले मैं आपको बताता हूं कि जब रेड कंडक्ट कौन करेगा, उसका जो एक कमाल है ना, सिर्फ एक स्वॉपिंग सीक्वेंस है वो सिर्फ एक स्वॉपिंग सीक्वेंस। अक्षय कुमार अनुपम खेर ऐसे जा रहे हैं और अनुपम के, और वो स्लो मोशन, नीरज पांडे ना स्लो मोशन में हमेशा कमाल करते हैं, ये मैंने देखा है। ऐसे जा रहे हैं और अनुपम खेर अचानक से लीड ले रहे हैं जैसे ही दरवाजा नजदीक आ रहा है। तो ये एक वाव फैक्टर होता है फॉर एनी डायरेक्टर, फॉर एनी राइटर, कि भाई इतना कन्विंसिंग है ना, और आपके चेहरे पे हंसी आ ही जाती है कि बस ये क्या कर दिया। और मनोज बाजपेयी को तो कुछ इतने बढ़िया डायलॉग्स दिए गए हैं ना, स्पेशली लास्ट में उनको जब रियलाइज होता है कि असली स्पेशल 26 कौन है, तो वो जिस तरह से बोलते हैं असली स्पेशल 26 हम हैं सोलंकी, और फिर जो बोलते हैं पानी मिलेगा चुल्लू पर, ऐसा करके जिस तरह से बोलते हैं। तो मेरे लिए मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे मैंने मनोज बाजपेयी को पहली बार कोई फिल्म में या फिर पहली बार एज एन एक्टर इस फिल्म में देखा था। इसके पहले मैंने उनको देखा ही नहीं था। तो ये मेरी पहली उनकी इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोड्यूसिंग मनोज बाजपेयी वाली जो चीज थी ना, वो इस फिल्म से हुई थी। और अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की। जो पहले से जो जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक आपको पता है, टेन 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 वाला जो म्यूजिक है, उसके पीछे जो टू नु 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 वो वाला जो पूरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो पर्टिकुलर सेट आज के टाइम पे किसी भी हाइस्ट मूवी में अगर आप लगा दोगे ना, तो आपका जो हाइस्ट मूवी का जो एक सीक्वल या फिर हाइस्ट मूवी की जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक डेड वाली जो फील आती है ना, ये एक लेवल ऊपर एनहांस कर देगा। इस लेवल का बैकग्राउंड म्यूजिक उस टाइम पे सोचा था। और गानों को साइड में रखो, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड म्यूजिक है जो पूरी फिल्म में दौड़ रहा है, वो आपके मन में छप जाता है जब आप थिएटर के बाहर निकलते हो। और इसकी रिंगटोन मैंने रखी थी एक टाइम पे, तो आप सोच सकते हो कि कितना बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक ये हुआ करता था एक टाइम पे। और कन्विंसिंग फैक्टर तो यार नीरज पांडे का मैंने पहले से ही देखा है कि आपके सामने कुछ ऐसी चीजें पड़ी होंगी ना कि आपको दिख रहा होगा कि इधर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान फिर भी मेन चीज पे ही जाएगा। उसके बाद
लव एंगल को भी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने दिखाया था, काजल अग्रवाल और अक्षय कुमार का। स्पेशली जब काजल अग्रवाल लास्ट में भाग रही होती है उनकी दादी को पैर छू के, तभी जो दादी है वो अचानक से जल्दी जल्दी भजन बोल रही है। तो बहुत बढ़िया, मतलब एक एक जगह मैं आपको बताऊं, ड्रामेटिक सीक्वेंसेस तो आपके पास वो पंजाब वाला सीक्वेंस है, या फिर अनुपम खेर का इमोशनल सीक्वेंस है, फिर कॉमेडी चाहिए तो मनोज बाजपेयी तो मैं तो अंडररेटेड ही समझता हूँ अभी भी। कुछ जो सीक्वेंसेस है उनके, क्या क्या मिश्रा जी, इतना चोर पुलिस खेलने का शौक है तो पहले, ऐसा जो उनका एक डायलॉग है कहते हैं ना जो होटल वाले सीक्वेंस में, कि आओ आओ चोरी करते हैं साथ में, ऐसा बोलने को बोला था। फिर आपके पास एक्शन एक दो जगह पे रेयरली है, मतलब एक्शन की इस फिल्म में जरूरत नहीं क्योंकि ड्रामा इतना एनहेंस्ड है। हाइस्ट के मामले में तो बॉस खेल ही गए हैं। मतलब ये उस टाइप की मूवी है ना, जैसे कि आपने कॉमेडी में हाइस्ट मूवी देखी होगी तो आपके पास हैप्पी न्यू ईयर और आंखें है जो अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल और परेश रावल की आई थी। एक्शन ड्रामा में हाइस्ट मूवी जहां तक मेरे को याद है, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन ड्रामा और हाइस्ट के साथ थ्रिलर को आपको अगर याद रखना हो तो उसमें ये है। तो परफेक्टली अगर किसी हाइस्ट मूवी को कुक किया गया हो, उसमें भी इस फिल्म का बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखें ना, तो वो मनोज बाजपेयी ही है। मतलब एक वन सिंगल हैंडेडली कैरी किया एक साइड से। एक साइड अगर आप देखें तो अक्षय कुमार है, अनुपम खेर है, राजेश शर्मा है, फिर उनके चौथे जो साथी है इकबाल है, फिर काजल अग्रवाल है, ये सारे एक साइड है, जिमी शेरगिल है। दूसरी साइड ये दोनों ही है, उसमें भी दिव्या दत्ता का एक डायलॉग है कि असली काम तो ये लोग कर रहे हैं सर। फिर लास्ट में बोलते असली काम तो हम लोग कर रहे हैं सर, ये लोग तो बस अपनी। तो इसमें डायलॉग्स है, म्यूजिक है, लास्ट का ट्विस्ट है, और लास्ट का वो जो मनोज बाजपेयी वाला हंसने वाला सीक्वेंस है कि अरे ये लोग तो हमको बना गए और कह रहे हैं कि असली स्पेशल 26 तो हम हैं सोलंकी। तो इसमें सब कुछ था। सिर्फ एक चीज जो मुझे अभी भी कंप्लेंट रहती है, जिसका वक्त गुजर गया है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता था कि वो चीज हो, क्योंकि आप अगर देखें तो फिल्म कहीं ना कहीं ओपन एंड है एक तरीके से, कि लेट्स गेट देम, ऐसा वैसे तो वो कुछ और बोलते हैं मनोज बाजपेयी लास्ट में, कि वो लोग भाग गए हैं, सुनील गावस्कर का एक मैच देख रहे हैं। लेकिन वहां पे आप अगर देखें ना तो लेट्स गेट देम ऐसा बोलते हैं, वो उनकी अपडेट आई है। एक तरीके से वो फिल्म का एंड भी था और एक नई शुरुआत भी थी। तो मैं पर्सनली ऐसा चाहता था कि ये जो पर्टिकुलर है ना, इसकी फ्रेंचाइजी, इसकी सीक्वल, इसका कुछ तो बन सकता था, इसका यूनिवर्स तक बन सकता था, स्पेशल 26 यूनिवर्स। क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट जो है पूरा, कि रॉबिंग फ्रॉम द रॉबर्स, लेकिन शरीफों से भी बचना है आपको, कुछ बैक स्टोरी ला दी, कुछ लव एंगल ला दे। और ये पहला ऐसा फिल्म समझता हूं मैं जिसका स्क्रीन प्ले राइटिंग पे जैसा लिखा गया था वैसा ही परफेक्टली उतरा होगा, क्योंकि एक एक सीन में जान दिख रही है आपको। अक्षय कुमार की टेंशन हो, मनोज बाजपेयी का गाली बोलने का नजरिया हो, या फिर एकदम अचानक से कहे तो कॉमिक पंच डालने का नजरिया हो, पल्लू वाला डायलॉग हो, अनुपम खेर का एकदम सीरियस रह के अचानक से डर जाने वाला सीक्वेंस हो, फिर एक जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है नोट वाला, कि आपका नोट तो नहीं है, तो अक्षय कुमार कहते जी नहीं ये मेरा ही है। उसमें फिर मनोज बाजपेयी कहते क्या नियत है यार, इसका तो मैं पर्सनली एनकाउंटर करूंगा। तो ये सब ना ऐसे ही सेम विद द सेम कैरेक्टर्स के साथ ये दूसरा सीक्वल इसका आना चाहिए था, जो मैं पर्सनली सैड हूं कि नहीं आया, क्योंकि बहुत पोटेंशियल था इस फिल्म में। मतलब और आप अगर देखें नीरज पांडे की फिल्मोग्राफी में, वेनसडे की भी उतनी बात होती है, धोनी की तो अलग लेवल पे बात होती है, औरों में का आदम था कि धीरे धीरे बात हुई थी। स्पेशल 26 उनकी करियर की एज अ डायरेक्टर मैं पर्सनली समझता हूं कि बेस्ट मूवी है। उतनी बात नहीं होती है इस अभी के टाइम पे, अगर मैं आपको बताऊं तो आई पर्सनली फेल्ट के यार इसके ऊपर बात करनी जरूरी है, और ये बहुत से लोगों की फेवरेट फिल्म होगी मेरे पर्सपेक्टिव से। तो परफॉर्मेंसेस में अक्षय कुमार तो ऐसे रोल्स में अपनी जान ही दे देते हैं। अनुपम खेर मुझे पर्सनली इस फिल्म में बहुत बढ़िया लगते हैं। उन्होंने सीरियसनेस और कॉमेडी को बहुत बढ़िया संभाला है, स्पेशली लास्ट में जब वो जेमी शेरगिल को कि अरे मेरे को मारेगा तू, ऐसा करके जो बोलते हैं। राजेश शर्मा को मैंने इसमें पहली बार देखा था। मनोज बाजपेयी की तो मैंने बात की यार, मैन ऑफ द मैच है, सिंगल हैंडेडली एक साइड से कैरी किया है। काजल अग्रवाल का लव एंगल वॉज परफेक्टली सेट, उनका काम एज ऑलवेज बढ़िया है, वर्सेटाइल एक्ट्रेस है वो।
सबका काम बहुत बढ़िया था। जिमी शेरगिल का भी काम बहुत बढ़िया था, और उससे भी मैं ऐसा कहूंगा, इससे वो कहीं ना कहीं एकदम परमानेंट हो गए नीरज पांडे के साथ। फिर चाहे वो औरों में कहा दम था हो, तो उसमें आप देख सकते, तो बहुत बढ़िया। ओवरऑल स्पेशल 26 तो मतलब एक अलग दिल में एक जगह है इस फिल्म के लिए, स्पेशली फॉर द म्यूजिक और फॉर द एक्टिंग एंड द प्लॉट। ऐसी फिल्म में अब बनना मेरे को पर्टिकुलरली लगता है कि कोई रेयरली ऐसा होता है कि जो ऐसा स्क्रीन प्ले, ऐसी राइटिंग और ऐसी एक्टिंग स्टेलर कास्ट के साथ पुल ऑफ कर सके। आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का सेकेंड पार्ट बनना चाहिए कि नहीं, और आपकी क्या इस फिल्म के साथ मेमोरीज है? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।